बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आज ही ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया था कि आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है शाम दोपहर 3:30 बजे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त के मुताबिक की गई और तारीखों का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी को, यानी कि जल्दी ही अगले महीने ही 1 महीना कहा जा सकता है कि बाकी है और इलेक्शन की शुरुआत जो है हालांकि वो हो चुकी है। हमने देखा कि अमित शाह ने जो आज रैली को खिताब किया, अवामी जलसे को खिताब किया, उसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सदर अमित शाह। साथ ही साथ केजरीवाल भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से कल जेएनयू वाला हादसा पेश आया, वाकया पेश आया है, उसके बाद से सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपनी जमीन टटोलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सीएम केजरीवाल या कहें आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो वहीं तीसरी जो मरकजी हुकूमत है और भारतीय जनता पार्टी, वो दिल्ली में अपनी जमीन टटोलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। 3 बड़ी पार्टियां जो एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं। हालांकि 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 1 महीना बाकी है और ऐसे में अब देखना यही होगा कि किस तरह के मुद्दे जो हैं वो सियासी लीडरान की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि जिस तरह से अमित शाह का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नाकाम है, उसने 5 साल में कुछ नहीं किया। और बात अगर केजरीवाल सरकार की करें तो वो अपनी हुसूलियाबियों के तौर पर कई मुद्दों को गिनाती हैं। वो बताती हैं कि जिस तरह के स्कूल्स हमने बनाए वो कभी सरकारी स्कूल नहीं हुआ करते थे, इस तरह के जगह जगह पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से डीटीसी बस में महिलाओं के सफ़र को फ्री किया, ये हुसूलियाबी के तौर पर वो गिनाते हैं। साथ ही साथ बिजली की जो 200 यूनिट तक फ्री होने वाली स्कीम है उसके बारे में आम आदमी पार्टी बताती है और ये अपने फ़ायदे के तौर पर, वो अपने एडवांटेज के तौर पर इनको बताती है। अब यही देखना होगा कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी हो दिल्ली में, वो किस तरह से अपनी ज़मीन को तराशेंगी, ये अब देखना होगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जब खिताब किया था रामलीला मैदान से, तभी कहा जा रहा था कि चुनावी बिगुल जो है वो दिल्ली की सियासत का, दिल्ली के इलेक्शन का वो बच चुका है और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया था। डेट ऑफ पोल is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. Date of poll is 8th February. 8th February 2020, Saturday. How can it be January? Today is 6th January already. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. Date before which election shall be completed is 12th January or the time of notification, whichever is earlier. Sorry? 12th February. Counting is 11th February. Counting is 11th February, Tuesday. After that, though, when all the results are out, there will be a notification, right? Number of days of campaign is 15. We have taken special care to avoid Sundays and as soon as possible, even Fridays because of the Jummah prayers. And this is the schedule. तो दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उसके 3 दिन के बाद 11 फरवरी को रिजल्ट जो हैं वो नतीजे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अब से 1 घंटे के पहले और उसमें तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और जिस तरह के 2014 के नतीजे रहे थे, जिसमें से 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और बात अगर करें भारतीय जनता पार्टी की तो 3 सीटें उसके खाते में आई थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं।
उसके साथ साथ उन्होंने आयुष्मान नहीं लाया, किसान को 6,000 रुपये देने की योजना नहीं लाई, और उसके साथ साथ विकासों की प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लाई। तो बहुत सारी योजनाएं जो जनता का भला कर सकती है वो नहीं लाई और लोगों को भटकाया। लेकिन उन्होंने एक नया स्टाइल अपनाया है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गाली दे रही है, लेकिन मैं उसको सुझाव समझकर मैं उसका आने वाले 5 साल में सुधार करूंगा। अभी आपका वक्त समाप्त हो गया और एक नई शुरुआत दिल्ली में हो रही है और अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप फेल हो गए हैं और इसलिए जनता की आवाज़ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही मैं कहूँगा, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जीत का। कल 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो कब प्रत्याशियों के नाम का कब ऐलान पार्टी करेगी? समय पे प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और अंतिम दिन के पहले सभी प्रत्याशी अपने आवेदन दाखिल करेंगे। और सीएम के चेहरे को लेकर के वो जो कल बताया है, मोदी जी का नेतृत्व देश भर में एक सुशासन के लिए और सबके लिए जाना जा रहा है और इसलिए भरपूर ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। इतना ही कहूँगा। केजरीवाल आप जी, आप सभी को नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि रिजल्ट मंगलवार को आएगा और मंगल से अपना बहुत अच्छा नाता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मंगलवार है और भारतीय जनता पार्टी मंगल करने के लिए ही जानी जाती है। इसलिए प्रकृति भी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकेत है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद, जैसा आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा, हमारे प्रभारी जी ने, यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता, जो व्यापारी भाई हमारे 2.5 गुना हो गए बिजली के बिल से करा रहे थे, उनको भी अपना मत देना है। हमारे जो गंदे पानी से त्रस्त लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है। और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं, ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख। और 8 तारीख निश्चित रूप से अब उनका होने वाला है, उनकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, जो लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने आईजी स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का जोश, ऊर्जा इतना ज़्यादा था कि उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है, एकदम से इस ऊर्जा को हम लेकर के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए कृत संकल्प है। हम आगे बढ़ चुके हैं और हम चुनाव आयोग के स्थितियों का बहुत स्वागत करते हैं। दिल्ली का चुनाव क्या माना जाए कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की एक लड़ाई है, विकासवाद बनाम रोड़े अटकाने की लड़ाई है, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से देखेंगे कि बहुत एक तरह से पूरे देश की नजरें रहेंगी इस चुनाव पर, इस तरह से माहौल? तो 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद ये साफ जाहिर हो चुका है कि आने वाला वक्त जो है, ये जो 1 महीना दरमियान में है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। और ज़्यादा अपडेट के साथ आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, तारीखों का ऐलान ज़रूर आज हुआ है, लेकिन तैयारी उससे पहले ही हो चुकी है।
बेशक देखिए बिल्कुल साफ है, क्योंकि जैसे से चुनाव नजदीक आ रहे दिल्ली के, वैसे ही वो सरगर्मी बढ़ रही थी। और आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं से हमारी खबर पे मुहर लगती नजर आई है, क्योंकि हमने कल ही ये बात बताई। आशिफ आपको रोकेंगे, राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना। तो आशिफ इकबाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिफ इकबाल, राघव चड्ढा को हम सुन रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतने सारे मुद्दे, हम वही लेकर जाएंगे जनता के बीच में। तो दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया है 5 साल में केजरीवाल सरकार ने। सफान, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात, एक आपको दिलचस्प बात बताता हूं जो राघव चड्ढा ने कहा है, उस पर एक बात पे बहुत गौर करने वाली बात है, और खास करके हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर इस बात को गौर कर रहे होंगे कि राघव चड्ढा ने आखिरी में ये कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देकर आप नुकसान करेंगे, और कांग्रेस तो दौड़ में ही नहीं है। आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल खासतौर पर अगर 1 महीने की बात कर लें आप, तो 1 महीने में आम आदमी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी पार्टी से नजर आई है तो वो कांग्रेस से नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसी वोट बैंक में सेंध लगाती नजर आ रही है जिस वोट बैंक के सहारे 2015 में ह्यूज मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी जीत यहां पे हासिल कर रही थी। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे इंटरनल सर्वेज है, जो सर्वेज हो रहे हैं अंदर खाने, उनकी रिपोर्ट यही है कि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा डेंट लगाया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी परेशान नजर आ रही है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे जो कि आखिरी में जो राघव चड्ढा ने कहा वो बात साफ तौर पे दर्शाता है कि राघव चड्ढा किस लहजे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है, देखिए ये नीति है, राजनीति की नीति है कि आप किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं आंक सकते हैं, सामने वाले को आप कमजोर नहीं बता सकते हैं, और राघव चड्ढा वही गलती कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी कल ही इस बात को मुहर लगा चुकी थी कि अब वो चुनावी तैयारी में अपने आप को झोंक चुकी है, चुनावी तैयारियों के लिए वो तैयार है। क्योंकि कल जिस तरीके से अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए लाजपत नगर में। ये अलग बात है कि मुद्दे किसी और दूसरे मुद्दे थे, लेकिन साफ तौर पे उसको दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। उससे ठीक पहले कल 2 बड़े कार्यक्रम दिल्ली में हुए, और दिल्ली में दोनों ही कार्यक्रम में अमित शाह भाग ले रहे थे। पहले कार्यक्रम हुई जो अपने बूथ के संरक्षक और बूथ इंचार्ज के साथ उनकी बैठक हुई, तो एक हुआ। उसके बाद देर शाम में 4:30 बजे के लगभग वो लाजपत नगर पहुंचते हैं और डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। कल ही ये बात हमने बता दिया था कि अब 24 से 48 घंटे के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अमित शाह जिस लहजे में बात कर रहे थे, जो कह रहे थे वो कि अब अपने कार्यकर्ताओं को ये आह्वान कर रहे थे कि अब आप उतरिए, जाइए और डोर टू डोर कैंपेन कीजिए, लोगों को बताइए कि हम नरेंद्र मोदी ने कितना बेहतर काम किया। और ये भी बात बहुत बड़ी बात थी कि कल ही उन्होंने साफ कर दिया था कि दिल्ली में बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं होगा। जो भी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के काम है, जो वजीर आजम के नरेंद्र मोदी काम है, उसी काम के बलबूते उसी काम को गिनाते हुए वोट मांगा जाएगा बीजेपी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे हैं भी नहीं। हमने देखा अमित शाह को बोलते हुए, वो कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, ये मान लेते, लेकिन उसके बाद वही जो बाकी स्टेट्स में हमने देखा कि अमित शाह जो नेशनल इश्यूज थे उनको लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर का रास्ता हमने आसान करा दिया। तो ये तो दिल्ली वालों का मुद्दा नहीं है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा कल उन्होंने बताया, जो देखिए मैं उसको बता दूं आपको। उन्होंने कल कहा कि यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे वो। यमुना रिवर फ्रंट जिसका अगर ऐसे आकलन किया जाए तो यमुना रिवर फ्रंट कम से कम 25,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी अगर वो होता है तो। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि समय जो था वो समय कहीं माकूल नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले 5 साल की सरकार में भी बीजेपी रही है और इस वक्त चुनाव उसके सामने खड़ा है, और उस वक्त ये घोषणा कहीं ना कहीं से चुनावी घोषणाओं की तरह दिखता है। दूसरी तरफ देखिए एक बात और है कि आम आदमी पार्टी भी ये बात मानती है कि उसकी मुख्य विरोधी पार्टी बीजेपी है। तो मुख्य विरोधी पार्टी है तो इसलिए एग्जामिन भी विरोध बीजेपी को ही करना है। बीजेपी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। वो खुद ये बात आम आदमी पार्टी कहते थे और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि केंद्र सरकार ने उनको काम नहीं करने दिया। फिर ये बात आम आदमी पार्टी कैसे कह सकती है कि 5 साल बेमिसाल फिर दोबारा आएंगे केजरीवाल। इस पर वो बड़ा सवाल बीजेपी खड़े कर रही है केजरीवाल पे और वो मुख्यमंत्री पर कि आप जब ये कहते हैं कि 4.5 साल आपको केंद्र में काम नहीं करने दिया गया तो फिर आपके 5 साल बेहतर कैसे हो सकते हैं। ठीक है आशिफ, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल जो कि सीएम है दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट किया है और दिल्ली के सीएम जो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन काम पर होगा, ये कहना है दिल्ली के सीएम केजरीवाल का। उन्होंने साफ कर दिया है और उन्हें पूरा भरोसा है अपने काम पर।
साथ ही दिल्ली में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से, या यूं कहिए सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जो इलेक्शन होगा दरअसल वो काम के नाम पर होगा। कितना काम उन्होंने किया है इसी पर वो कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रहे हैं। आशिफ इकबाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिफ इकबाल, नया ट्वीट आया है सीएम केजरीवाल का और कहा है उन्होंने कि जो भी होगा काम जितना भी हमने किया है उसी के लिहाज से हम सड़कों पर उतरेंगे और उसी लिहाज से हम वोट मांगेंगे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे 2 ही लाइन में ये ट्वीट किया है, चुनाव काम पर होगा। मतलब साफ है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने काम बहुत बेहतर किया है और 5 साल, क्योंकि टैगलाइन भी जो उन्होंने दिया है कि 5 साल अच्छे बीते, 5 साल अब की बार केजरीवाल। तो अब समझिए सबसे बड़ी चीज है कि जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि 5 साल अच्छा बीता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने आपको काम नहीं करने दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल ये सबसे बड़ा इस बार बीजेपी मुद्दे बना रही है। मैं आपको एक और बता दूं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में एक बात साफ आई है कि बीजेपी इस बार, आपने सही कहा कि अमित शाह ने नेशनल इश्यूज को जरूर गिनाया, लेकिन वो उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी जो लड़ाई लड़ेगी, जो विधानसभा लड़ाई लड़ेगी, वो लोकल इश्यूज पे लड़ेगी, वो विधानसभाओं के इश्यूज पे लड़ेगी, वो गली मोहल्ले के इश्यूज पे लड़ेगी, केजरीवाल के काम के इश्यू पे लड़ेगी कि अगर काम की बात वो करते हैं तो वो ये दिखाने में ये कोशिश करेगी बीजेपी कि उन्होंने काम नहीं किया है। दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात बता दूं, कांग्रेस 18 जनवरी को अपनी घोषणा पत्र की घोषणा करेगी और साफ तौर पर उसमें जो एक बड़ी चीज लाने की बात हो रही है कि शीला दीक्षित का नाम यूज करने की बात हो रही है, शीला दीक्षित के नाम को इस्तेमाल करने की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार भी शीला दीक्षित के नाम को ही इस्तेमाल करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी 15 साल जो शीला दीक्षित ने किया है वो दिल्ली में अभी तक का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास जताया था। वो ये भी कहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी ये भी इल्जाम लगा रही है कि जितने काम पेंडिंग छोड़े थे शीला दीक्षित ने, वो एक भी काम पूरा नहीं कर पाए हैं केजरीवाल। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि 5 साल के अंदर उपलब्धियां ये गिना रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क तो एक भी नहीं बनाई है। ये एक तरफ ये कहते हैं कि बिजली, पानी तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये 200 यूनिट की बात करते हैं, हम 600 यूनिट देंगे। तो अब कहीं ना कहीं से एक बात साफ समझ सकते हैं कि आशिफ, हमने शुरू में ये देखा, जिस बात को आपने कहा कि केजरीवाल सरकार और उनके उनके जो लीडर्स थे वो ये कहते रहे कि मरकजी हुकूमत उनको काम नहीं करने दे रही है। उसके बाद लास्ट के जो 2 साल रहे हैं 19 और 20, 18 का लास्ट हम ले सकते हैं, इसमें इन्होंने डीटीसी की जो सेवा थी वो फ्री कर दी, ख्वातीन के लिए फ्री इंटरनेट इन्होंने कर दिया, 200 यूनिट तक इन्होंने कर दिया। अचानक से लास्ट के मूवमेंट पर ही एक्टिव क्यों हुई आम आदमी पार्टी? पहले कहां थी? बहुत वाजिब सवाल है और ये देखिए इसी सवाल का जवाब हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के लोग दें, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। यहां तक कि आप समझिए कि हम जब एमएलए रिपोर्ट कार्ड कर रहे हैं, हम तमाम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि एमएलए का किस तरह से काम हुआ क्या नहीं। उसमें आप जरा सोचिए कि एमएलए के जो दिल्ली विधानसभा के, ये कह लें दिल्ली सरकार के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो सामने तक नहीं आते हैं, हमारे सवालों का जवाब तक नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो मीडिया से बात ही नहीं करते हैं, जबकि प्रवक्ता उन्हें बनाया गया है। आप सोचिए जरा कि अगर आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आपको तो सामने से जवाब देना चाहिए कि हाँ हमारे काम हमने ये किए हैं, हमारे काम हमने ये किए हैं और हमने ये नहीं किया है। तो लेकिन वो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, वो नहीं जवाब देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के साथ यही है जो हम लोगों ने भी नोटिस किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। बार बार ये कह रही है कि हमारे पास चेहरा है, हमारे पास नेता है, नीति है और नियत है। अब देखना ये दिलचस्प है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस इस जो ये जो इश्यू है इसका काट कैसे ढूंढती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ना, बीजेपी किसी चेहरे पे मुहर नहीं लगाती, क्योंकि बीजेपी में भी ये कोशिशें जारी थी, लगातार ये माना ये जा रहा था कि मनोज तिवारी को ही चेहरा बना दिया जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे कई सारे चेहरों में दावेदारी हो गई। उसमें विजय गोयल थे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे, फिर उसके बाद प्रवेश वर्मा थे, गौतम गंभीर हो गए, मीनाक्षी लेखी हो गई, ऐसे बड़े बड़े नाम आ गए, विजेंद्र गुप्ता भी थे, उनका भी नाम आने लगा। तो इसलिए मनोज तिवारी के नाम आशिफ, सीएम चेहरे का, सीएम उम्मीदवार का नाम का ऐलान ना करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये क्या दर्शाता है? क्या वाकई में केजरीवाल सरीखा कोई चेहरा नहीं है उनकी टक्कर का भारतीय जनता पार्टी के पास? इसमें तो कहीं दो मत ही नहीं है और ये बात आम आदमी पार्टी चीख के कह रही है। आप समझिए कि जब शुरुआत राघव चड्ढा ने किया बातचीत का, तो यही कहा कि हमारे पास नेता बड़ा है, हमारे पास नीति भी है और हमारी नीयत भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा समझदार है, जिसने 5 साल काम करके दिखाया। अब जरा सोचिए कि ये इतने बड़े सवाल का जवाब न ही कांग्रेस पार्टी के पास है और न ही बीजेपी के पास है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भी शीला दीक्षित के जैसा करिश्माई चेहरा कांग्रेस के पास आज मौजूद दिल्ली में नहीं है। आप बातें चाहे अरविंदर लवली कर लें, आप हारून यूसुफ की कर लें, किसी की कर लें, लेकिन शीला दीक्षित के मुकाबले कोई नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी किसी नाम से बचती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये अलग बात है कि एमसीडी का चुनाव मनोज तिवारी ने बहुत मजबूती से लड़ा था और एमसीडी का चुनाव जीत के भी आए। मनोज तिवारी को माना यह जा रहा था कि मनोज तिवारी पर के नाम पे मुहर भी लग जाएगा, लेकिन मनोज तिवारी के नाम पे मुहर नहीं लग पाई क्योंकि गुटबंदी वहां भी चरम सीमा पे है। बीजेपी में ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में एक दूसरे को काट खाने के लिए एक दूसरे तैयार होते हैं। किरण बेदी का हाथ सभी ने देखा है। किरण बेदी के नाम की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से हर्षवर्धन और विजय गोयल ने आंखें तरेरी थी और जिस तरह से दिखाया गया था वो 2015 का नतीजा भी सामने था बीजेपी के। तो बीजेपी आशिफ रोकेंगे आपको। तो डॉक्टर हर्षवर्धन अभी बोल रहे थे और सीधा हमला कर रहे थे। आशिफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ इकबाल, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो अभी वार एक तरह से कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कुछ खास काम नहीं किया, पिछले 6 महीने में ही उन्होंने तो डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान हमने सुना और उससे पहले हमने देखा कि प्रकाश जावड़ेकर जो है मरकजी वजीर हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने भी कई मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर ज़बानी हमला किया। उसके बाद मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी के सदर हैं वो भी एक्टिव पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और साथ ही उन्होंने एक खास तारीख की भी बताई, खासकर जिस दिन 11 तारीख है, दिन मंगल का पड़ रहा है और उनका ये कहना था कि मंगल के काम के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। लिहाजा उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से इस बार के इंतखाबात में हार जाएगी और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। साथ ही हमने आम आदमी पार्टी के लीडरान के भी बयान सुने हैं। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ये इलेक्शन है वो काम के नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से काम उन्होंने लास्ट के 1 साल में उन्होंने किया, अगर देखा जाए राउंड फिगर अगर लिया जाए तो 1 साल कहा जा सकता है और उसमें उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, जो सहूलतें दिल्ली के लोगों को दी हैं, उसकी बुनियाद पर वो जनता के बीच जाएंगे और जो काम उन्होंने किए हैं उन्हीं कामों के दम पर, उन्हीं की बुनियाद पर वो अगले इलेक्शन में उतर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 के जो इंतखाबात थे, 2015 के जो दरअसल इंतखाबात थे, उसमें 0 सीट उनको मिली थी। और आशिफ इकबाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिफ इकबाल, हमने देखा कि मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, हमने देखा खुद प्रकाश जावड़ेकर का बयान, बीजेपी के जो सदर हैं दिल्ली के मनोज तिवारी का बयान, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं या फिर कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे सिर्फ उसकी तैयारी है? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही है कि कार्यकर्ताओं के हौसले को और बरकरार रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए ये तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान हो, प्रकाश जावड़ेकर का बयान हो, मनोज तिवारी का बयान हो या फिर राघव चड्ढा का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 15 साल तक दिल्ली पे सत्तासीन रहने वाली कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन नहीं आया। तो हम आपको सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जो इस बार भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू। सर, इस बार कैसी तैयारी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम तो अपनी जो हमारी लगातार जो जीत रही है उसको हम दोहराएंगे, और बीजेपी कह रही है कि एमसीडी और लोकसभा की जीत को हम दोहराएंगे। आप लोगों को तो कोई मानता ही नहीं है। राघव चड्ढा ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी तो फाइट में ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बड़ी अजीब बात है। अगर वो आंकड़े नहीं जानते तो मेरा कसूर नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी क्या हालत हुई आप पार्टी की? 2 नंबर पे तो कांग्रेस रही ना, परसेंटेज के हिसाब से भी कांग्रेस ही, तो वो तो तीसरे नंबर पे थे। तभी तो उन्होंने वो प्रशांत किशोर को या किसको एंगेज करना पड़ा कि आप हमारा चुनाव संभाल लो। अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ती है 3-5 करने की। इन्होंने झूठे वायदे बहुत करे जनता से, तो उनका हालत बहुत खराब है और वो एक एक सीट को तरस रहे हैं। बीजेपी की हालत आपने देख ली, इनके आपसी इतने झगड़े हैं। सेंटर में बीजेपी के होते हुए बीजेपी ने दिल्ली को क्या दिया? आप बताइए। अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई एक्स्ट्रा फंड दिया? 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ देते, कहते नहीं इसमें काम कराओ। बिजली जनरेशन के लिए कोई पैसा है, नई स्कीम दी। पानी की लाइनें बिछाने के लिए कोई पैसा, नई स्कीम दी।
डेवलपमेंट के लिए काम के लिए कोई नई स्कीम दी, लोगों को पक्का करने के लिए कोई नई स्कीम दी, जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया उनमें काम करने के लिए कोई नई स्कीम दी, सड़कों के लिए कोई नई स्कीम दी, कोई विजन नहीं है। यही दिल्ली है जहां ये दोनों सरकारें थी और एक महीने तक सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रही और दिल्ली सड़ी बुरी तरह। अब बताइए कसूरवार नहीं है ये दोनों? तो लोग हमसे क्यों घृणा करेंगे, इनसे करेंगे। लेकिन अभी जो इंटरनल सर्वे है, जो आम आदमी पार्टी का जो डर है या आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, इंटरनल सर्वे जो एक महीने का हम लोगों ने देखा है, जो एक महीने जो खासतौर पे चुनाव से पहले का, उसमें कांग्रेस पार्टी को अचानक से वोटों का बढ़त नजर आ रहा है। लगातार मुस्लिम वोटों की खासतौर पे आप लोगों की तरफ दिलचस्पी बढ़ रही है। तो ये सब क्या ऐसा आंकड़ा है या ये सर्वे है? क्योंकि आप तो खैर इस चीजों को बहुत माहिर तरीके से जानते हैं। तो क्या यही आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी भी अब आपको इस तरीके से ही देख रही है कि अब आप लोग अगर दो बातें हैं। एक तो हम झूठ नहीं बोलते, हमने जो वायदा दिल्ली वालों से किया 15 साल में उसे निभाया, और जब हम चुनाव लड़ने गए 2013 में तब भी हमने झूठ नहीं बोला। हमने अपने काम दिखाए कि हमने स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, डिस्पेंसरी खोल दी, फ्लाईओवर बना दिए, सड़क बना दी, सिग्नेचर ब्रिज बना दिया, अनऑथराइज कॉलोनीज में काम शुरू करा दिए, जे क्लस्टर में काम शुरू करा दिए। तो हमने वो रास्ता नहीं अपनाया जो ख्वाब दिखाने वाला था। तो आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे और आप लोग किस तरीके से किन बातों को लेकर जाएं? क्यों आप पे दिल्ली की जनता आप लोगों पर यकीन करे, क्यों आपको माने? क्योंकि आप लोग 15 साल के राज के बाद जिस तरह से बुरी हार हुई आप लोगों की, उसके बाद फिर कैसे आप? देखिए, हार इसलिए हो कि हमने झूठ नहीं बोला। हम भी ख्वाब दिखा सकते थे, इन्होंने ख्वाब दिखाए। आज दिल्ली वही है जहां हमने 15 साल के राज के बाद छोड़ी थी। इन्होंने तो कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं की, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम बढ़िया नहीं लाए। शीला जी लाई थी, वो भी बंद कर दी इन्होंने। तो हम ये कहते हैं कि हम दिल्ली का चहुमुखी विकास करेंगे जैसे हमने पहले किया था। 2 मुद्दे अभी तक वो दे चुके हैं। पहला ये कि हम 5,000 रुपए ओल्ड एज पेंशन देंगे। दूसरा उन्होंने कहा 600 यूनिट तक बिजली में रियायत देंगे। तीसरा उन्होंने कहा डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें अभी मैनिफेस्टो में लाने वाले हैं। लेकिन हम दिल्ली वालों के साथ हैं, हमारा दिल दिल्ली वालों के लिए धड़कता है। हमने उनकी पहले भी बहुत सेवा की है, आगे भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, उनके दावों में कितना दम है? और क्योंकि दोनों ही के दावे बड़े मजबूती से अपने दावों को पेश कर रहे हैं लोग, कि कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। सर, मैं मान जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में दिल्ली को क्या दिया मुझे बता दो। आपने लॉ एंड ऑर्डर की हालत कल देख ली। 100 गुंडे लाठियां गोलियां वो लेकर, हॉकी की स्टिक लेकर वो करते हैं, हंगामा करते हैं, मारते हैं, खून निकाल देते हैं, और दिल्ली पुलिस चुप बैठी है। वो भाप भी नहीं सके कि ये गुंडागर्दी होने वाली है। तो क्या इनकी इंटेलिजेंस है? नंबर 2, इन्होंने दिल्ली में कुछ दिया नहीं तो वोट क्यों मिलेंगे इन्हें? आप पार्टी अगर ठीक होती, अभी 250 जो उनके वो हैं डिस्पेंसरी हैं, मोहल्ला क्लिनिक, उसका उद्घाटन एक दिन में करा इन्होंने। एक दिन में? जी। अच्छा। अभी पहले इन्होंने कहा था कि हम इतने सारे बनाएंगे, 150 बने थे अब तक, और 250 का उद्घाटन उन्होंने एक दिन में कर दिया, जबकि चुनाव सिर पे खड़े। क्या माना जाए इसको? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। कोई इन्होंने वायदा करा था 500 स्कूल खोलेंगे और 200 हॉस्पिटल खोलेंगे। बताइए कहाँ है वो? इन्होंने कहा था हम सब जितने टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। बताइए कहाँ है वो? तो इन सारे सवालों का जवाब आप दिल्ली की जनता को आप लोग मांगेंगे? आप क्या इन तमाम बातों को लेकर जाएंगे दिल्ली की आम जनता के पास? आप लोग बताएंगे कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? सर, मंच लगेगा, हम अपनी बात कहेंगे और बहुत जोर से कहेंगे। हमें डर नहीं है सर। हमने समय अनुसार जो फैसले दिल्ली के हक में अच्छे होने थे वो हमने लिए हैं। एक सवाल लेकिन आपसे बहुत लाजमी है, और आप यहाँ मौजूद हैं इसलिए, कि आखिर चेहरा कौन है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है जो बीजेपी की है, चेहरा नहीं है आपके पास। ये बीजेपी में तो झगड़ा बहुत है ना, कपड़े फाड़ लें एक दूसरे के। हर्षवर्धन, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, उनके अध्यक्ष को कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं, उसका फोटो कोई कहीं नहीं देता। तो उनकी तो लड़ाई आपस में बहुत है। हमारे यहाँ एक कायदा है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, अगर नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और बाद में जब जीत जाएंगे उसके बाद सेंट्रल जो हमारी AICC है,
अध्यक्ष जी के साथ बैठकर उस पर चर्चा होगी और फैसला होगा। एक बिल्कुल ये सिस्टम है जो अब तक पूरे हिंदुस्तान में। आपके दावे क्या हैं? आपके दावे क्या हैं और क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि दिल्ली में क्या होने वाला है? हमारा उम्मीद बहुत अच्छी है, लोग हमें वोट देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस झूठ नहीं बोलती और हमेशा नजदीक रहती है लोगों के। बिल्कुल। सफान, आप सुन रहे होंगे कि साफ तौर पे अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है और कांग्रेस लोगों के साथ रहती है, इसलिए कांग्रेस के दावे में दम, ये बात कह रहे हैं अग्रवाल साहब। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए। बिल्कुल। देखना यह है कि 2015 के जो नतीजे थे उसमें कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। अब ऐसे कौन से मेन इश्यूज हैं जिनको लेकर उन्हें लग रहा है कि भाई इस बार कांग्रेस अच्छा करने वाली है, या हो सकता है जैसे कि जेपी साहब कह रहे हैं वो हो सकता है कि सत्ता में सत्तारूढ़ भी हो जाए? बिल्कुल, ये सवाल पूछ लेता हूं मैं। हमारे एंकर हैं, वो कह रहे हैं कि 2015 में 0 पर आउट होने वाली टीम ये कैसे उम्मीद कर रही है कि इस बार वो जीत जाएगी? तो उन्होंने 2019 को नहीं देख रहे। वो 2019 में 5 जगह हम 2 नंबर पे आए हैं। आप पार्टी तो हमसे बिल्कुल आधे नंबर पे आई है, तो ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो तीसरे नंबर पे आई वो तो 1 नंबर पे आ जाएगी और हम नीचे चले जाएंगे? ये तो कोई कैलकुलेशन नहीं है सर। हम कह रहे हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले हमारे नजदीक रहते हैं, हमारा सफान, कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात मैं भी बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में 4थे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और 4थे नंबर की पार्टी आज इस वक्त सरकार में है और पहले नंबर की पार्टी जो है वो सरकार से बाहर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन कहीं उसी को पॉजिटिवली मान के चल रहे हैं अग्रवाल साहब, और अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि हमने तो लोकसभा चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो तीसरे नंबर पे आया हो वो विधानसभा में नंबर 1 आ जाएगा? ठीक है, वाकई एक जवाब तो आप देखना यही होगा कि आखिर कांग्रेस जो है किस तरह से इस जमीन पे उतरेगी, इस रण में उतरेगी, और क्या कुछ मुद्दे होंगे वो देखना होगा। हालांकि 15 साल का मौका दिया था, उसके बाद जिस तरह से करारी शिकस्त हुई, ये एक बड़ा सवाल है कि आने वाले 2020 के इंतखाबात में अब कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए और जेपी साहब से ये सवाल करने के लिए। तो